एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था, जिसकी अनाज पीसने की एक चक्की थी। बूढ़ा अपने जीवन की कई बहारें देख चुका था। उसने अपनी सारी उम्र बड़ी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने में लगाई थी। आसपास के कई गांव में वह इकलौता ही चक्की वाला व्यक्ति था। इसी वजह से लोग उसे चक्की वाला बाबा भी कहकर बुलाते थे। बूढ़े व्यक्ति के 3 बेटे थे, जो किसी बरगद के पेड़ की मजबूत टहनियों की तरह थे। तीनों के तीनों जवान और सेहतमंद। एक दिन की बात है, पिता ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हर आदमी की ज़िंदगी अच्छी या बुरी कैसी भी गुजर ही जाती है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अब मेरी उम्र का सूरज भी ढलने वाला है। आज नहीं तो कल मैं भी अपने कर्मों की गठरी को लेकर इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस दुनिया को छोड़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी बेचैनी का कारण है सिर्फ एक, वह है हमारी चक्की। मुझे नहीं पता कि मेरे बाद इस चक्की का क्या होगा और इस चक्की पर क्या गुजरेगी। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तीनों बेटे एक साथ कहने लगे, बाबू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चक्की के पहिए को घुमाते रहें, ताकि घर का कारोबार भी चलता रहे और चक्की के ना होने से लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो। बूढ़े ने प्यार भरी नज़रों से अपने बेटों को देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर से कोई बात छिपी नहीं है। किसी भी बात को कह देना और उसको पूरा करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूं कि तुम सच में मेरी कही हुई बातों को अमल में लेकर आओगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए को घुमाते रहोगे तो विश्वास करो कि इसी में तुम सबकी भलाई है। या फिर तुम अपने में से किसी एक भाई को ठीक समझो तो यह चक्की उसके हवाले कर दो। वरना याद रखना कि अगर इस चक्की ने काम करना बंद कर दिया तो तुम भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी तुम्हें कोसेंगे। जब बूढ़े ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने यही कहा, बापू, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए इस चक्की का सारा काम मैं संभाल लूँगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटों को चुप रहने का इशारा किया और कहा, कहने को तो तुम तीनों ही इस चक्की की देखभाल करने के लिए तैयार हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों की परीक्षा लूँ, ताकि मैं यह जान सकूँ कि तुम में से कौन इस चक्की को संभालने के लायक है। मैं तुम तीनों को यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों इस परीक्षा में खरे उतरो। बेटों ने जब परीक्षा की बात सुनी तो जोश में आकर कहने लगे, पिताजी, हम हर तरीके की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बूढ़ा पिता अपनी जगह से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ से वह 3 गठरियाँ उठाकर लाया जिसमें अखरोट भरे हुए थे और अपने बेटों को देकर कहा, इन गठरियों में अखरोट हैं, तुम लोग आगे बढ़ो और एक एक गठरी उठा लो। इसके बाद ही मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और उन्होंने एक एक गठरी उठा ली। यह गठरियाँ ज़्यादा वजनदार नहीं थीं। इसके बाद उनके पिता ने कहा कि शहर जाने के लिए अपने अपने घोड़े तैयार कर लो, रास्ते के लिए कुछ खाना पीना और खर्चे के लिए कुछ पैसे भी ले लो। तीनों बेटों ने बड़ी खुशी से अपने पिता के आदेश का पालन किया और सफ़र की तैयारी करने लगे। खाने का सामान, पीने के लिए पानी, कुछ पैसे लेकर वे घोड़ों पर सवार हो गए। जब वे लोग अपने सफ़र पर निकलने लगे तो उनके बूढ़े पिता ने कहा, मेरे बेटों, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि तुम तीनों सही सलामत शहर पहुंच जाओगे और समय पर वापस भी आ जाओगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं। उन तीनों का शहर में अपना अपना कारोबार है, इसलिए तुम में से हर एक मेरे एक एक दोस्त के घर चले जाना और उन्हें अपना परिचय देना। साथ ही उनके पास बैठकर दुनिया में ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके सीखना। लेकिन याद रखना, इस सफ़र में 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। वैसे इस बात की पूरी संभावना है कि अगर तुमने देर कर दी तो अपने पिता की जगह खाली पाओगे। इस बात पर बड़े बेटे ने पूछा, बापू, फिर हमारी परीक्षा का परिणाम कैसे निकलेगा? पिता ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यूँ तो हमारी पूरी ज़िंदगी ही एक परीक्षा है और यह सफ़र तो बहुत छोटी सी परीक्षा है, लेकिन इन तीनों में यह मालूम हो जाएगा कि ईश्वर ने किस आदमी को किस मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के साथ निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास काम ज़्यादा है और समय कम है।
बेटों ने जब अपने पिता की बातें सुनी तो अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और सफ़र के लिए निकल पड़े। वे तीनों नगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन तीनों के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। हर भाई यही सोच रहा था कि वही इस परीक्षा में खरा उतरेगा और जब सफ़र पूरा करने के बाद वह अपने पिता के पास पहुंचेगा तो चक्की का मालिक बन जाएगा। वह इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि अचानक उन्होंने मुड़कर देखा तो मालूम हुआ वह अपने गांव से काफ़ी दूर आ चुके हैं। अब तो चक्की भी उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अब जो चीज़ उनके सामने थी वह था शहर का लंबा सफ़र, जिसके लिए उन्हें सिर्फ चलते ही रहना था। काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद वे चलते चलते थक गए। तभी उन्हें दूर से एक घना और छायादार वृक्ष दिखाई दिया। इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का समय है, मेरे ख्याल से हमें कुछ खा पी लेना चाहिए। अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। वह तीनों अपने अपने घोड़ों से उतरे। उन्होंने खाने का सामान उतारा। इतने में बड़ा भाई चिल्लाया, कहने लगा, अरे अब क्या होगा? तुमने देखा क्या हुआ? उसके दोनों भाई आगे बढ़े, पूछने लगे, क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? बड़े भाई ने अपने सुराही की तरफ इशारा किया और कहा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया और बूंद बूंद करके सारा पानी बह गया। अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। छोटे भाई ने कहा, सच में तुमने बहुत ही लापरवाही से काम किया है। अब तो हमें पीने के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा ही अजीब सफ़र है ये, लेकिन सफ़र में ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं, इसलिए आओ हम बैठकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। छोटे भाई ने सुराही उठाई और कहने लगा, पहला और सबसे ज़रूरी काम तो यह है कि पानी की तलाश की जाए। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा? लकड़ियाँ कौन जमा करेगा और खाना कौन बनाएगा? तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े भाई ने जब यह सब देखा तो कहने लगा, सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम तो लकड़ियाँ जमा करना है। यह काम मैं खुद करूँगा, क्योंकि अगर लकड़ियाँ ना हुई तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। यह कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठा और लकड़ियाँ लाने के लिए चला गया। लेकिन मझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई पहाड़ खोदना हो और उसमें से लकड़ियाँ निकालनी हो। मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी पानी मौजूद हो परंतु खाना पकाने वाला ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मछली भाई ने इतना कहा और फिर अपनी जगह से उठकर वह मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त हो गया। अब छोटा भाई रह गया था और उसके सामने खाली सुराही पड़ी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वह सुराही उठाकर पानी की तलाश में चल दिया। मन ही मन कहने लगा कि मेरे भाइयों ने तो अपना अपना काम संभाल लिया, अब मुझे भी किसी न किसी तरह से पानी लेकर आना ही होगा, क्योंकि खाना बनाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। छोटा भाई तेज कदमों के साथ पहाड़ की तरफ चलने लगा, क्योंकि छोटा भाई जानता था अक्सर पहाड़ी इलाकों में झरने होते हैं और शायद वह भी किसी झरने तक पहुंच जाए। वह चलता रहा। उसने पहाड़ी इलाके के कई टीले पार कर लिए। वह काफ़ी आगे गया, परंतु उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आया। परेशान होकर वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ना मिले और उसके भाई प्यास से मर जाएं। ऐसे तो उनका सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ना तो वह शहर में पहुँच पाएंगे और ना ही वापस अपने पिता के पास। यह सोचकर वह कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह अपनी आँखों और कानों को खुला रखेगा, जिससे कि पानी के बहने की आवाज़ सुन सके और हो सकता है कि उसे पानी भी मिल जाए, क्योंकि इस तरह से मारा फिरने से उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। छोटे भाई के दिमाग में जब यह तरकीब आई तो वह अपनी जगह से उठा और एक बार फिर से उस पहाड़ी इलाके में पानी की तलाश करने लगा। वह इसी तरह से घूम रहा था कि उसे दूर से पानी की बूंदें टपकने की आवाज़ आई। फिर उसने अपने कान खड़े किए और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया था कि वह पानी के झरने के पास पहुंच गया, परंतु झरने में पानी बहुत कम था। छोटा भाई बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ा, बड़ी ही मुश्किल से सुराही में पानी भरा और फिर वापस लौट पड़ा। अभी कुछ कदम ही चला था कि एक पत्थर से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा।
जिसके कारण उसके हाथ और बाजू में काफ़ी चोटें आ गईं। बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले उसकी नज़र सुराही पर पड़ी, जो अभी तक सही सलामत थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने जख्मों की परवाह नहीं की और वापस चल दिया, ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वापस पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि दोनों भाई सोए हुए थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि वह दोनों बहुत गहरी नींद में थे। मझले भाई की नींद कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। उसके अखरोट की थैली भी खुली हुई थी। अखरोट के कुछ छिलके भी इधर उधर बिखरे हुए थे। शायद उसने कुछ अखरोट खा लिए थे। छोटे भाई ने उन्हें जगाया। जैसे ही वे दोनों नींद से जागे, सुराही को देखकर उस पर टूट पड़े और गटागट पानी पीने लगे। जी भर के पानी पीने के बाद उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और नाराज होते हुए कहने लगी, तुम कहाँ रह गए थे? हम प्यास और थकावट से बदहवास हो गए और सो गए। हमें तो लगता है तुमने सुराही में पानी भर लिया होगा। उसके बाद तुम पहाड़ों में सैर सपाटा करने लगे होगे। बड़े भाई ने कहा, इससे अच्छा तो यह होता कि मैं पानी लेने के लिए खुद जाता। अगर मैं जाता तो बहुत ही साफ़ सुथरा और ठंडा पानी लेकर आता और इतना समय भी नहीं लगाता। अब तो हमारा काफ़ी समय यहीं खराब हो गया। दोनों बड़े भाइयों की जी में जो भी आया उन्होंने छोटे भाई को सुना दिया। छोटा भाई चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और फिर अपना अपना सामान समेटा। वह लोग दोबारा से अपने सफ़र की तरफ चल दिए। तीनों भाई थके मांदे भूखे प्यासे आखिरकार शहर जा पहुँचे। तीनों ने जैसे ही शहर में कदम रखा तो छोटा भाई बोला, मैं तो सबसे पहले अपने पिता के दोस्त के पास जाऊंगा और उन्हें पिता का संदेशा दूंगा। मझला भाई बोला कि अभी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कल और परसों इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए मैं तो आज पूरा दिन आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो ज़रूर अपने पिता के उस दोस्त के पास जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और इसके बाद बाज़ार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी इच्छा थी कि एक जोड़ी जूते खरीदूंगा। मैं अगर कल अपने पिता के दोस्त के पास नहीं जा सका तो परसों अवश्य जाऊंगा। अब तो सिर्फ छोटा भाई था जो सबसे पहले अपने पिता के दोस्त को संदेशा देता। साथ ही उससे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। फिर वही हुआ। छोटा भाई उसी समय अपने पिता के दोस्त के यहाँ पर गया। उसने अपने पिता का संदेश उन्हें दिया और फिर अपना काम निपटाकर वह सराय में अपने भाइयों के पास वापस आ गया। उस रात वह तीनों एक सराय में रुकी। दूसरे दिन मझला भाई अपने पिता के बताए हुए दोस्त के पते पर गया। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। मझले भाई के पूछने पर पता चला वह पिता के दोस्त की पत्नी थी। उसने बताया उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है और वह वैद्य के पास दवा लेने गए हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में वापस लौट आए, तो तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए उनका इंतज़ार कर सकते हो। मझला भाई, जो कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी में नज़र आ रहा था, कहने लगा, इस शहर में मुझे और भी कई काम हैं। आज नहीं तो कल मैं उनसे आकर ज़रूर मिलूँगा, इसलिए अभी मैं जाता हूँ। कल दोपहर के वक्त दोबारा आ जाऊँगा। यह कहकर वह अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वह जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के भाव पूछने लगा। उसे लगा कि जूते खरीदने के लिए उसके पास रकम कुछ कम है, इसलिए वह अपने भाइयों की तलाश करने लगा और फिर पैसों की कमी की बात उनसे कही। लेकिन उसके भाई भी उसी की तरह खाली हाथ थे, इसलिए वह भी उसकी कुछ भी सहायता न कर पाए। बड़ा भाई जब अपने दोनों भाइयों से नाउम्मीद हो गया तो सोचने लगा, अब तो मुझे अखरोट की थैली बेचनी ही पड़ेगी, जिससे कुछ पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे और मैं जूते खरीद पाऊंगा। उसने अपने अखरोट की थैली उठाई और दोबारा बाजार में जा पहुंचा। वहां पर अखरोट को बेचकर उसने अपने लिए बहुत ही अच्छे जूते खरीद लिए। उधर दोपहर के वक्त मझला भाई एक बार फिर से अपने पिता के दोस्त के घर पहुंचा। काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाने पर उसे कोई जवाब ना मिला, इसलिए वह समझ गया कि घर का मालिक किसी काम से घर के बाहर गया हुआ है और वह एक बार फिर से सराय में वापस आ गया। अब उन्हें वापस भी जाना था, क्योंकि पिता ने उनसे कहा था कि जैसे भी हो 3 दिन के अंदर यह सफ़र पूरा कर लेना। आज उनकी इस शहर में आखिरी रात थी, इसलिए सराय में बैठे हुए वह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी शहर में देखा और सुना वह एक दूसरे को बताने लगे।
इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी है? मझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मे जो भी काम थे मैंने पूरे कर लिए, लेकिन मैं अपने पिता का संदेशा उनके दोस्त तक नहीं पहुंचा सका, क्योंकि उनका दोस्त सफ़र पर बाहर गया हुआ था। अब मेरा कोई भी काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम बाकी नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ जूते खरीदने के लिए आया था, जो मैंने खरीद लिए, और वह अखरोट की थैली भी मैंने बेच दी है। पिता का संदेशा उनके दोस्त तक पहुँचाना है, और वह काम मैं कल सुबह पूरा कर दूंगा। छोटे भाई ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कल सुबह वापस जाना होगा। तुम लोगों को याद होगा कि पिताजी ने कहा था, अगर तुम लोग देर से आए तो शायद मुझे ना देख पाओगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का आदी था, इसलिए लापरवाही से कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। अगर बापू मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं उनके दोस्त के पास गया था, लेकिन वह मुझे घर पर नहीं मिले। अगले दिन तीनों भाई उठे और अपना अपना सामान बांधकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज़्यादा ही खुश था। वह बार बार एक ही बात कहता, मुझे तो पक्का विश्वास है कि बापू मेरी अक्ल की दाद देंगे, क्योंकि मेरे मुकाबले में तुम दोनों ने जो काम किए हैं वह बिल्कुल बेनतीजा हैं, क्योंकि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोट को छुआ तक नहीं। हाँ, मझले भाई ने अपनी थैली में से कुछ अखरोट खा जरूर लिए हैं, लेकिन मैंने तो उन अखरोट की थैली को बेचकर उनका पूरा फ़ायदा उठाया और नए जूते खरीद लिए। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम लोग भी ऐसा करते और सफल होकर घर वापस लौटते। मझले भाई ने जब यह सुना तो हैरानी से मुंह में उंगलियां दबाते हुए कहा, बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरे दिल में यह ख्याल क्यों नहीं आया, और मैंने भी ऐसा क्यों नहीं किया। यकीनन बापू तुम्हारी इस अक्लमंदी के कारण तुम्हें चक्की का मालिक बना देंगी, और हम दोनों को शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। तीनों भाई बातें करते करते आखिरकार अपने गांव और फिर अपने घर पहुंच गए। जब भी तीनों अपने पिता के सामने हाजिर हुए तो पिता ने कहा, मेरे बेटो, तुम जाकर नहा धो लो और कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद तुम मेरे पास आना। तीनों भाइयों ने आराम से नहाया धोया और फिर खाना खाया। उसके बाद वह अपने पिता के पास आए ताकि अपने सफ़र की सारी बातें अपने पिता को बता सकें। बूढ़े पिता ने अपने बेटों की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी से मुझे सब कुछ बताओ जो इस सफ़र के दौरान तुमने किया है। हर एक बेटे ने शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी सारी बातें पिता को बताईं। बूढ़े पिता ने हर बेटे की बातें बहुत ध्यान से सुनी, और फिर कुछ सोचने के बाद वह छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस लायक है कि वह चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मझले भाई ने पिता के इस फैसले पर आपत्ति जताई कि बाबू, आप भला छोटे भाई को इस चक्की का मालिक कैसे बना सकते हैं। बूढ़े पिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूखे और प्यासे निढाल थे तो सबसे मुश्किल काम था पानी ढूंढना, ना कि लकड़ी ढूंढना और चूल्हा बनाना। उस मुश्किल काम को तुम्हारे छोटे भाई ने पूरा किया। पानी की तलाश करते हुए वह जख्मी होने के बाद भी सुराही भरकर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अखरोट की थैली तुम्हें अमानत के रूप में दी थी, उसने वह थैली अच्छे तरीके से संभाल कर रखी। मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा था कि उस अखरोट को खा लेना या बेच देना। तीसरी वजह है कि इसने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया। इसने शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरा संदेश मेरे दोस्त तक पहुंचाया और ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। बस इसलिए मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ, क्योंकि यह इस योग्य है कि इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह से घुमाएगा, लोगों की अमानत यानी कि अनाज और आटे को अच्छे से संभाल कर रखेगा, जैसे इसने इस अखरोट की थैली को संभाल कर रखा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अपने ग्राहकों से यह जो वायदा करेगा उसे अच्छे से निभाएगा, जैसे कि इसने मेरे दोस्त तक मेरा संदेश पहुंचाया। इसकी इसी आदत की वजह से कोई भी ग्राहक इस पर बेईमानी का आरोप नहीं लगा पाएगा, इसलिए आज के बाद यही चक्की का मालिक है। पिता ने एक गहरी सांस ली और अपने दूसरे बेटों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत फैसला किया है तो तुम मुझे बता सकते हो। इस चक्की पर तुम्हारे छोटे भाई का हक नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। बड़े और मझले भाई की कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वे चुपचाप खड़े रहे और अपने छोटे भाई की तारीफ करने लगे। इसके बाद कई सालों तक छोटा भाई चक्की के पहिए को घुमाता रहा और सारी उम्र इस कारोबार को करता रहा। उसकी चक्की पर आसपास के कई गांव के लोग आते और अपना अनाज पिसवा कर ले जाते।
सभी उसकी ईमानदारी और मेहनत की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।